Good evening, everybody. Now I will explain up to 40 up to 39 मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 40. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट में ये लिखें कि जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन आपको इससे ऊपर जो है समझ में ना आया हो या फिर आपको लगता हो कि दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है. सो प्लीज से दैट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सेंड इट टू दोज हु जस्ट नीड इट एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड दैट स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम or any JEE level exam. So it will be very useful for them also. So this is question number 40 कि किसी भी पावर सिस्टम में 15 बसेस हैं, स्लैग बस इतना, जनरेटर बस इतना और लोड बस इतना. तो इन न्यूटन रेफ्स से मतलब साइज ऑफ जैकोबियन क्या होगा, मतलब एनआर मेथड से बताएं कि साइज ऑफ जैकोबियन क्या होगा. ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पावर सिस्टम में तीन तरह के बसेस होते हैं. ये फॉर्मूला होता है बेसिकली निकालने के लिए कि साइज ऑफ बस क्या होगा. ये size of Jacobian matrix is given. Size of Jacobian matrix is the correct statement. Size of Jacobian matrix is given as 2n minus 2 minus n, where n is total number of buses, m is number of PV buses और ठीक है नंबर ऑफ PV buses. ठीक है, अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि कैसे क्या क्या कंसेप्ट जो है वो समान होता है. देखो किसी भी पावर सिस्टम में तीन तरह के बसेस होते हैं. तीन तरह के जो है वो बसेस माने मतलब वो किए गए हैं कि सबसे पहला होता है तुम्हारा स्लैग. सबसे पहले क्या होता है, स्लैग बस होता है. स्लैग बस क्या होता है कि जिसकी जो है रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की जनरेशन जो है वो अननोन रहती है या अनस्पेसिफाइड रहती है. अनस्पेसिफाइड, ठीक, क्या रहती है, अनस्पेसिफाइड रहती है. ये हो गया पहला स्लैग बस. मतलब जिसका मतलब इसमें स्पेसिफाइड वेरिएबल क्या रहता है, वी स्पेसिफाई रहता है, डेल स्पेसिफाई रहता है, डिमांड पी ऑफ डिमांड स्पेसिफाई रहता है, क्यू ऑफ डिमांड स्पेसिफाई रहता है. स्पेसिफाइड क्या नहीं रहता है, जो जितना ये एक्टिव पावर जनरेट करेगा वो नॉट डिफाइन रहता है, वो वेरिएबल क्वांटिटी रहती है. ऐसा समझ लो, वो डिपेंड करता है लोड पर. पीजी एक्टिव पावर जनरेशन और रिएक्टिव पावर जनरेशन दोनों ही जो है वो अननोन रहता है. ठीक, और दूसरा आता है तुम्हारा पीवी बस. पीवी बस क्या होता है, पीवी बस क्या होता है, पीवी बस वो होता है जिसमें स्पेसिफाइड वेरिएबल जो होता है वो पी ऑफ डिमांड इसमें स्पेसिफाई रहता है, क्यू ऑफ डिमांड स्पेसिफाई रहता है, पी ऑफ जनरेशन स्पेसिफाई रहता है, मतलब कि कितना ये कितना एक्टिव पावर ये जनरेट करेगा, और भी स्पेसिफाई, तभी इसको पीवी बस कहते हैं क्योंकि इसमें भी स्पेसिफाई रहता है. ठीक है, और इसमें अनस्पेसिफाइड क्या रहता है भाई, ये कौन सी चीज दी नहीं रहती है, वो दी नहीं रहती है, वो रहता है डेल और क्यू ऑफ जनरेशन. एक्टिव पावर ये कितना जनरेट करेगा ये इसमें नहीं दिया होता, ये इसमें स्पेसिफाई नहीं होता है. ये जनरेशन रिएक्टिव पावर, सॉरी रिएक्टिव पावर की जो जनरेशन है ये स्पेसिफाई नहीं रहती है और ये डिपेंड करती है, ये वेरी करती है एज लोड चेंजेस. ठीक है, तो देखो इसके जो एग्जांपल होते हैं पीवी बस के, जैसे जो एग्जांपल होते हैं वही होते हैं. जनरेटर बस को हम पीवी बस कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो है रिएक्टिव पावर जनरेशन जो होता है वो अननोन रहता है या अनस्पेसिफाई रहता है. जनरेटर बस को हम क्या कहते हैं, जैसे ये पूरा लिस्ट दे देता हूँ मैं. पीवी बस जो है किन किन बसेस को आप पीवी बस कहेंगे ना. तो सबसे पहला होता है जनरेटर बस, इसको हम कहेंगे कि ये पीवी बस है, जनरेटर बस. ठीक, दूसरा होता है तुम्हारा वोल्टेज कंट्रोल पीवी बस, वोल्टेज कंट्रोल्ड पीवी बस, दूसरा ये होता है. ठीक, और तीसरा जो होता है, तीसरा होता है रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस. जैसे क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस, ये तीसरा होता है. ठीक है, और कल को आपको ये बोलता है कि भाई सिंक्रोनस कंडेंसर लगा हुआ है, वो ये सप्लाई कर रहा है इतना पावर, तो उसको भी आप इसको भी आप पीवी बस कहेंगे. पीवी बस क्यों कहेंगे, पीवी बस इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका रिएक्टिव पावर जनरेशन जो होता है वो स्पेसिफाई नहीं रहता है, वो स्पेसिफाई नहीं रहता है. ये वेरी करता है एज लोड चेंजेस, क्यू ऑफ जनरेशन ऑल्सो चेंजेस. ठीक है, तो सिंक्रोनस कंडेंसर भी जो होता है वो पीवी बस में ही कंसीडर किया जाता है. ठीक, अच्छा एक और बस है वो जिसका नाम है, इसको हम कहते हैं पीक्यू बस. तो पीक्यू बस क्या करता है, पीक्यू बस जो है 85% बस जो होता है 85 टू 85% जो होता है वो पीक्यू बस ही रहता है किसी भी सिस्टम में. तो इसको हम क्या कहते हैं कि पीक्यू बस में क्या होता है कि पीडी, पी ऑफ डिमांड स्पेसिफाई रहता है, क्यू ऑफ डिमांड स्पेसिफाई रहता है, पी ऑफ जनरेशन स्पेसिफाई रहता है, क्यू ऑफ जनरेशन स्पेसिफाई रहता है. स्पेसिफाई ये स्पेसिफाई रहता है, स्पेसिफाई क्या स्पेसिफाई नहीं रहता है, बी और डेल जो है स्पेसिफाई नहीं रहता है, अनस्पेसिफाइड वेरिएबल होते हैं ये सब, अनस्पेसिफाइड वेरिएबल रहते हैं. ठीक है, तो जैसे किसको हम कहेंगे, क्वेश्चन में दिया कि किसको हम मानेंगे कि ये पीक्यू बस है,
तो PQ बस क्या होता है, अब लोड बस को हम PQ बस मानते हैं, लोड बस को हम PQ बस मानते हैं, ठीक। या तुम ये या कहो फिक्स्ड शंट कैपेसिटर को, फिक्स्ड शंट कैपेसिटर बस होता है, फिक्स्ड शंट कैपेसिटर, फिक्स्ड शंट कैपेसिटर बस, फिक्स्ड शंट कैपेसिटर बस को भी हम क्या मानते हैं, PQ बस मानते हैं। PQ बस क्यों मानते हैं भाई, PQ बस इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका Q जो होता है वो फिक्स होता है, कि मतलब इसका फिक्स है कि इतना रिएक्टिव पावर ही दे पाएगा, ठीक है, इसलिए फिक्स शंट कैपेसिटर को भी हम क्या मानते हैं, PQ बस मानते हैं या लोड बस मानते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह का बस होता है पावर सिस्टम में। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि बोला क्या हुआ है कि 50 बसेस आ गया, स्लैक बस हमेशा एक ही माना जाता है, सबसे पहले रेफरेंस बस कह सकते हैं इसको, फर्स्ट बस ऑफ द सिस्टम इसका स्लैक बस, इसको एज आप रेफरेंस मान सकते हैं। जनरेटर बस 8 है और लोड बस जो है वो 41 है, ठीक है। तो अभी भी मैं ये आपको साइज बताना है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है 2n-2 - m इज टोटल नंबर ऑफ बस, तो m कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो ये कोई 50 हमने यहाँ लिख दिया, 2 × 50, -2 करना ही, -2 एज कांस्टेंट होता है वो, -m क्या होता है, नंबर ऑफ पीवी बस। तो मैंने अभी भी आपको इस अभी पिछले में बताया कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जनरेटर बस दिया हुआ है, जनरेटर बस दिया है, तो जनरेटर बस को हम क्या मानते हैं, जनरेटर बस को हम, देखिए यहाँ भी बताया मैंने, जनरेटर बस को हम क्या मानते हैं, जनरेटर बस को हम पीवी बस मानते हैं। भाई इसको पीवी बस क्यों मानते होंगे, इसलिए मानते हैं कि पीवी बस हमेशा उसको मानते हैं जिसका जनरेशन, रिएक्टिव पावर जनरेशन जो है वो अननोन रहता है, उसको हम पीवी बस मानते हैं या जनरेटर बस मानते हैं, ठीक। तो इसलिए जो है यहाँ पर 8 दिया हुआ है भाई, 8 जनरेटर बस है, तो 8 है तो मतलब पीवी बस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो एम की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी, ठीक है। तो जब ये करोगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 क्रॉस 90 जो है इसकी इतनी क्रॉस की वो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। बस ये आपको याद रखना है, यहाँ पर सिंपल जो है जनरेटर बस 8 दिया हुआ था, 8 जनरेटर बस दिया हुआ था भाई इसमें, तो 8 जनरेटर बस मतलब कौन सा बस हुआ, पीवी बस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीजें जो इसको करनी है, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। ये आपको याद रखना कि पीवी बस किन किन लोगों को कहते हैं, पीवी बस उन उन लोगों को कहेंगे जिनका रिएक्टिव पावर जनरेशन जो है, क्या कौन सा पावर जनरेशन, रिएक्टिव पावर जनरेशन, क्यू जो होगा वो अननोन होगा, क्या होगा, अननोन होगा, उसी को कहेंगे बस पीवी बस, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो द राइट आंसर इज 90 × 90, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 41, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किसी भी फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो देखो किसी भी फंक्शन में एग्जैक्ट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन इज गिवन एज -∞ n इक्वल टू -∞ से infinity x7 z की पावर -n, ये होता है जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको ए एन यू एन दिया हुआ है, कल को यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता है ना, ए एन यू एन दिया हुआ है, तो भाई यू एन का मतलब क्या होता है, यू एन का मतलब ये होता है कि आप जो भी एनालिसिस करोगे एन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए करोगे बस, ये होता है यूएन का मतलब, कि एन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही सब कुछ एनालिसिस होगा, ठीक है। तो इसलिए जो पहले लिमिट यहाँ -∞ से इंफिनिटी लगी हुई थी, लेकिन अब लिमिट क्या होगी, 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यूएन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 0 टू इंफिनिटी ए एन एक्शन क्या दिया होता, ये जेड की पावर -n तो पहले भी था, ठीक है। अब क्या करोगे, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ क्या करोगे, ये शायद मैंने वहीं पे सेम लिखा हुआ, हाँ। अब मैं सिंपल ये किया, ये स्टेप शायद कुछ बच्चों को समझ में, देखो ये देखो इसको हम कैसे ले सकते हैं, ए जेड इनवर्स की पावर एन, इस तरीके से लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, क्यों लिखा जा सकता है भाई, क्योंकि ए की पावर एन हो जाएगा ये, और जेड की पावर -n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया गया है। ये देखो ए जेड की पावर -1, देखो यही है ना, जेड की पावर -1, इसको तुम खोलोगे तो यही ना आएगा, ए की पावर एन जेड की पावर -n, जो कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक। ये आ जाएगा, एजेड इनवर्स की पावर एन के बराबर आ जाएगा, एन टेंडिंग टू 0 टू इंफिनिटी। अब देखो करोगे क्या, एन की वैल्यू मतलब एक तरह से ये जीपी बन जाता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है, एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी टेंड कराओगे एजेड इनवर्स की पावर एन, तो एन इक्वल टू 0 जब होगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस एन इक्वल टू 1 जब होगा तो एजेड इनवर्स की पावर 1, एन इक्वल टू 1 2 3 पुट करते चले जाओ, एजेड इनवर्स की पावर 2, एजेड इनवर्स की पावर 3, ऐसे करते चले जाओ। अब ये सम ऑफ जीपी जो होता है वो ए अपॉन 1 माइनस आर के बराबर होता है, जहां पर आर इज नथिंग बट द कॉमन रेशियो, आर इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक। यहीं से जो है डिसाइड होती है आरओसी किसी भी किसी भी जेड ट्रांसफॉर्म की। एक्स ऑफ जेड विल बी गिवन एज 1/1 माइनस ए जे इनवर्स। देखो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो अगर आप ध्यान से देखें, कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, कॉमन रेशियो आर विल बी गिवन एज A2/A1 इक्वल टू A3/A2, ठीक है। अब देखो ये देखो आर जब यहाँ तुम देखोगे ए जेड इनवर्स
अपॉन 1, फिर यहाँ आर देखोगे ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर अपॉन ए जेड इनवर्स, यहाँ से क्या आएगा ए जेड इनवर्स के बराबर आएगा ना। तो कॉमन रेशियो क्या पाए कि ए जेड इनवर्स कॉमन रेशियो है, तो 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स के ए जेड इनवर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर ये देखो मॉड आर जो है लेस देन 1 के बराबर होता है, तो ये मॉड इसका ले लिया लेस देन 1 के बराबर कर दिए, तो आर जो होगा वो जेड ग्रेटर देन 1 ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो जेड ट्रांसफॉर्म इसका ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 ए बाई जेड के बराबर हो जाएगा, तो ये जेड बाई जेड माइनस ए के बराबर। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। चीज़ें याद रखनी आती है कि यहाँ पे आरओसी इस तरह से डिजाइन होता है। ठीक है, बाकी दूसरा कि यहाँ पे यूएन लगा हुआ है, इसलिए जो अब लिमिट हम सॉल्व करेंगे वो n=0 से लेकर n=∞ तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर एंड दिस इज द आरओसी ऑफ दिस गिवन फंक्शन, दिस इज जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 42। अब 42 को कैसे एक्सप्लेन करना है कि भाई देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आता है फैराडे लॉ से, फैराडे लॉ से इक्वेशन आता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, लेकिन ये माइनस कर जो वजह है वो लेंज लॉ की वजह से आता है। अच्छा, ये आता क्यों है? आता ये सिर्फ एक वजह से है कि जैसे कि अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि अगर तुम कुछ भी कर रहे हो जिससे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, और अगर उससे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसको उसके कॉज को अपोज करेगा। जैसे तुम यहाँ करंट करंट वो कर दिए ना, यहाँ पे एक कंडक्टर रख दिए, करंट यहाँ पे कोई वायर है, यहाँ पे कंडक्टर तुम रख दिए, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने लगेगा ना, तो इसमें ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा कि ये इसको अपोज करेगा कि भाई हमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इस तरह से इंड्यूस होता है ताकि इसका अपोजिशन कर पाए। तो दिस इज व्हाट द माइनस इट मीन कि जैसे कि अगर तुम करंट बह रहा है उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिसमें भी वो इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से करता है कि उसका अपोजिशन हो पाए, कि फ्लक्स प्रोड्यूस ना करो, इस तरीके का समझ सकते हैं। ठीक है, दिस वाज गिवन बेसिकली गिवन बाय लेंज लॉ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43। इस 43 में क्या है कि इसका साइज बताना है, एडमिटेंस, बट इसका साइज सिंपली विल बी है ना, जो जितने भी बस होंगे वही इसका साइज होगा, क्योंकि 1 2 3 4 बसेस हैं, इसका साइज भी जो होगा वो 4+4 का होगा। ठीक है, जितने भी बसेस होंगी सिस्टम में वही जो होगा इस वाई वैस मैट्रिक्स का साइज होगा। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बताता हूँ कि चॉपर इन्वर्टर होता क्या है। तो चॉपर क्या काम करता है, चॉपर का काम क्या है, चॉपर का काम है वेरिएबल डीसी सॉरी फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलना। जैसे डीसी डी चॉपर आप पढ़ते हो, आप पावर ट्रांजिस्टर से पढ़े होगे, डीसी डी चॉपर, बक चॉपर, बूस्ट चॉपर, तो ये सब फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं ना, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास जैसे सोलर, जैसे वो समझ लो कि सोलर पैनल है, सोलर पैनल 20 वोल्ट दे पा रहा है ना, लेकिन तुमको चाहिए 60 वोल्ट आउटपुट पे, तो 60 वोल्ट तुम बूस्ट कन्वर्टर लगा के जो है यहाँ पे कर सकते हो, बूस्ट कन्वर्टर लगाओगे और उसको 60 वोल्ट को 20 वोल्ट को 60 वोल्ट में कन्वर्ट कर लोगे, या 20 वोल्ट तुमको चाहिए नहीं, हमको 40 चाहिए था, 40 में भी कन्वर्ट कर लोगे बाय कंट्रोलिंग ड्यूटी साइकिल फॉर इट बी नॉट इज गिवन एज 1/1 माइनस अल्फा इनटू बी इनपुट। तो अल्फा को कंट्रोल करके यहाँ पर आप आराम से जो है अलग अलग वोल्टेज पा सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फिक्स डीसी वोल्टेज इज कन्वर्टेड टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज। ठीक, तो ये तो हो गया ये सिंपल चॉपर। ठीक है, तो चॉपर में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे जो है वेरिएबल हो जाती है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल क्यों हो जाती है, क्योंकि जो भी स्विच ये अल्फा जो है, अल्फा इज गिवन एज टी ऑफ टी, तो ये मतलब वेरिएबल होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वेरिएबल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कंडक्शन ऑफ स्विच जो है वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग टाइम के लिए होता है। अल्फा जो दिया जाता है वो टी ऑन टी के बराबर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो अब जो जितने देर के लिए स्विच ऑन होगा उस हिसाब से आएगा, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आउटपुट का वो बदल जाता है। मेन मकसद इसमें क्या होता है, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर तो पता ही होगा कि किसी भी डीसी क्वांटिटी को, डीसी इनपुट को आउटपुट में एसी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमारा सोलर पैनल जो दे रहा है वो डीसी दे रहा है, हमको चाहिए एसी, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्टर। ठीक है, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्वियस सी बात है बदलेगी, यहाँ पे 50 हर्ट्स रहेगा, जैसे यहाँ 60 हर्ट्स रहेगा, यहाँ पे कुछ और फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, तो ये रहता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है। चौथा आता है साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर का काम क्या होता है, इसका साइक्लो कन्वर्टर का काम ही यही होता है कि जैसे कि इसका काम ही यही होता है कि एक फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे 10 हर्ट्स है तो इसको 20 हर्ट्स कर देगा। ठीक है, 10 हर्ट्स है इसको 5 हर्ट्स कर देगा, तो मतलब इसका काम ही यही है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में बदल देना। ये होता है साइक्लो कन्वर्टर का काम। लेकिन एसी वोल्टेज कंट्रोलर का काम क्या होता है, किसी भी फिक्स्ड डीसी वोल्टेज किसी भी फिक्स्ड वोल्टेज को फिक्स्ड एसी वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वेरिएबल एसी वोल्टेज।
फिक्स एसी वोल्टेज को वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? एसी एसी कन्वर्टर। इसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई भी लेना देना नहीं होता है किससे? फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इस केस में जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फिर आता है कि अच्छा, इसका मैं चाहूँगा एप्लीकेशन बता सकता हूँ कि कैसे इस्तेमाल होता है ये। जैसे कि अगर आप किसी को पता ना हो कि भाई कैसे, वैसे ऐसा समझो कि सोलर पैनल जो है, जैसे सोलर पैनल है ये, ठीक है, सोलर पैनल क्या किया, 30 वोल्ट दे दिया तुमको ना। अब 30 वोल्ट दे दिया तो यहाँ पे तुम क्या लगा दोगे? बूस्ट चॉपर लगा दोगे, बूस्ट चॉपर, बूस्ट, ठीक है, बग बूस्ट पढ़ते होगे ना, बग बूस्ट, बग बूस्ट या बूस्ट चॉपर लगा दिया करता हूँ। तो ये 30 वोल्ट को क्या करेगा? 60 में कन्वर्ट कर दिया, या 30 वोल्ट को 120 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 120 तुम किस में दे दोगे? इन्वर्टर में दे दोगे। फिर ये इन्वर्टर जो है 230 लेके चलाएगा तुमको, तब जाके तुम जो है सप्लाई में अपने घर पे लगा सकते हो। तो इसका इस्तेमाल, इसका एप्लीकेशन ये सब है, ये सब चॉपर का एप्लीकेशन यहाँ, कि मतलब इतना नहीं दे पा रहा है भाई ये, तो इसको तुम करो, सही करो। फिर ये नहीं दे पा रहा है तो इन्वर्टर, मतलब इन्वर्टर का काम यही है कि यहाँ से डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, और सबको जो है एसी से ही चलता है। ठीक है, दिस वाज स्मॉल एप्लीकेशन व्हाट। सो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्या दिया कि फॉर अ लाइन इंसुलेटर, पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैश वोल्टेज इज व्हाट। तो इसकी डिफिनेशन मैं आपको बता दूंगा कि हाँ, तो पंचर वोल्टेज इज वोल्टेज अक्रॉस इंसुलेटर दैट कॉजेज अ पंचर आर्क, that is known as puncture voltage. And what is flashover voltage? The voltage at which an electric discharge occurs between two electrodes that are separated by an insulator. The value of which depends upon whether the insulator surface is dry or wet. ठीक है, ये दोनों डिफिनेशन होते हैं, वो शायद कल पूछी जा सकती है किसी पेपर में। तो ये होती है बेसिकली, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये जस्ट फिक्स क्वांटिटी है, जो आप शायद आपको याद ही करनी पड़ती है ऐसी चीज़ें। ये बात है, डिफिनेशन आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि कल को क्या इसमें पूछ ले कि व्हाट इज पंचर वोल्टेज या व्हाट इज फ्लैश ओवर वोल्टेज, तो आपको जो है शायद ये हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली सो आई विल अदर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। एक्चुअली इट शॉर्ट मतलब कि 15 से 20 मिनट तक वीडियो ही जो है ज़्यादा कन्वीनियंट होता है बच्चों के लिए, अदरवाइज इट बिकम वेरी बोरिंग एवरेज। ठीक है, सो अदर आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर दिस।